अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे थे और उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर कर रहे थे। उसमें हमने इस डायग्राम को अच्छी तरह डिस्कस किया था, लेकिन उसमें ना एक चीज़ यहाँ पर एक मैं गलत तरीके से बयान कर गया कि यहाँ पर जो मैस m है ये जो कि वाइब्रेट कर रहा है और इसका जो प्रोजेक्शन है अलोंग द डायमीटर है, नहीं बल्कि ये जो पार्टिकल अलोंग द सर्कुलर मोशन यानी कि अलोंग द कर्व पाथ मूव कर रहा है, ये p पार्टिकल, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो n है। यानी कि जैसे ही जो पार्टिकल p है जो कि सर्कुलर मोशन में है वो o से a की तरफ मूव करता है, तो वैसे ही जो पार्टिकल n है यानी कि जो p का पार्टिकल प्रोजेक्शन है यानी कि वो o से a की तरफ मूव करता है। जैसे पार्टिकल o से इस पॉइंट पर मूव करता है मीन पोजीशन की तरफ, तो वैसे ही n पार्टिकल दोबारा o की तरफ मूव करता है। तो ये n पार्टिकल है, हकीकत में ये पार्टिकल p का प्रोजेक्शन है, उसका पार्ट है जो कि अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है। तो इस मोशन को अलोंग द डायमीटर इसको हमने कंपेयर किया था स्प्रिंग मैस सिस्टम की मोशन के साथ। स्प्रिंग मैस सिस्टम में जो मैस है वो भी इसी तरह मेन पोजीशन A, O और B के अलोंग मूव कर रहा है। इसी तरह जो पार्टिकल P का जो प्रोजेक्शन है जिसे हम N सपोज करें पार्टिकल का नाम दे रहे हैं, वो भी इसी तरह O, A और B के अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि वाइब्रेशन में है, वाइब्रेटरी मोशन में है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है इसको भी डिस्कस किया था कि जैसे ही यहाँ पर बॉडी जो पार्टिकल अपने एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो वहीं पर जो n पार्टिकल है अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है वो अपनी एक वाइब्रेशन भी कंप्लीट कर लेता है और उसके साथ ही हमारे पास एक मुकम्मल वेव हासिल होती है। और यहाँ पर आपको दोबारा बताता चलूँ कि जब वेव 0 से a पॉइंट तक पहुँचती है वो कितना टाइम लेती है, तो उस टाइम को हम कहते हैं T/4, यानी कि मेन पोजीशन से अपर मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचते हुए जो वेव टाइम लेती है उसे T/4 कहते हैं। और इसी तरह मैक्सिमम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ पहुंचते हुए भी जो वेव टाइम लेती है उसे भी T/4 कहते हैं। तो इस T/4 यहाँ तक T/4 है, तो इस T/4 में जमा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा T/2, यानी कि वेव ने O से C तक पहुंचते हुए जितना टाइम लिया उसे हम T/2 कहेंगे। ये T/4 प्लस ये T/4 यानी कि T/4 दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास T/2 आ जाएगा। इसी तरह C से लोअर मैक्सिमम पोजीशन की तरफ पहुंचते हुए जो वेव टाइम लेगी यानी कि T/4 है ना, और पीछे हमारे पास कितना है T/2, तो T/2 में T/4 ऐड कर देंगे, T/2 प्लस T/4, तो इसमें जब हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3T/4, जो कि लास्ट लेक्चर में यहाँ पर मैं 3T/2 लिख गया था, वो गलत था, बल्कि यहाँ पर 3T/4 आएगा। इसी तरह इस लोअर मैक्सिमम पोजीशन से फिर मेन पोजीशन की तरफ जाते हुए जो वेव टाइम लेगी वो भी T/4 होगा। तो इस 3T/4 में इस T/4 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक वाइब्रेशन यानी कि एक जो वेव का टाइम पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख लें कि मेन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जाते हुए वेव कितना टाइम लेती है T/4, इसी तरह मैक्सिमम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ जाते हुए भी टाइम कितना लेती है T/4। अगर आप 0 से C की तरफ देखते हैं हाफ वाइब्रेशन, तो आप T/4 प्लस T/4 दिस इज इक्वल टू T/2 हाफ टाइम पीरियड। इसी तरह इस मेन पोजीशन से लोअर मैक्सिमम की तरफ जाते हुए भी T/4, तो आप इस T/2 में T/4 ऐड कर देंगे तो आपके पास 3T/4 आ जाएगा। और इसको हमने अच्छी तरह डिस्कस भी किया था कि अगर हमारे पास मैक्सिमम पोजीशन है तो वहाँ पर एंगल कितना बनेगा, इस तरह मेन पोजीशन पर कितना एंगल बनेगा, कितना टाइम होगा और कितना एंगल होगा, ये हमने पहले अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा टेबल भी बनाया है कि अगर हमारे पास पोजीशन O है, पोजीशन O मेन पोजीशन, तो वहाँ पर हमारे पास टाइम कितना है 0 है, और एंगल भी यहाँ पर हमारे पास कितना है वो भी 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद A पोजीशन पे चले जाएं, मैक्सिमम अपर पोजीशन पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है T/4, तो इस A अपर पोजीशन पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, वो π/2 होगा। इसी तरह आप C पोजीशन पे आ जाएं तो वहाँ पर हमारे पास जो
टाइम होगा वो t/2 है इस c पोजीशन पर, और एंगल कितना बन रहा है, पाई बन रहा है। इस तरह आप लोअर मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाएं तो वहाँ पर हमारे पास जो टाइम है वेव ने यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया, वो 3t/4 होगा, और हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, वो 3π/2 बनेगा। इस तरह डी पोजीशन पर जो टाइम है वो t है, यानी कि एक वाइब्रेशन यानी कि एक वेव का टाइम, और हमारे पास जो टोटल एंगल बनेगा वो 2π होगा। तो ये एक छोटा सा एक टेबल है, तो इसकी मदद से आप अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और उसके साथ ही इसकी मदद से हमने कहा कि जब जो n पार्टिकल जो कि अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है वो ना तो बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ना ही वो मीन पोजीशन पे है, बल्कि सेंट्रल पोजीशन पे है, यानी कि किसी एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे, यानी कि पॉइंट पी सर्कल में यहाँ तक मूव करता है तो हम अलोंग द डायमीटर n पार्टिकल भी हम कहते हैं वो भी यहाँ तक मूव करता है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाह रहे हैं एट एनी इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल n एट एनी इंस्टेंट, तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, किसी भी लम्हे का डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहते हैं जी ट्राइंगल फ्रॉम ONP, इसको हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी कि जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी θ/t के बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। तो यहाँ पर देखें कि वो थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है ओमेगा टी के। तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के। तो मैं लिख दूंगा कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x, जो कि पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट तय किया उसका फार्मूला क्या होगा, यानी कि ये x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x नॉट यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा t के बराबर होगा। यानी कि इस फार्मूले की मदद से हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो पार्टिकल अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है एट एन इंस्टेंट। तो अभी हम देखते हैं कि जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है, जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम ओमेगा कहते हैं, वो यानी कि वो ओमेगा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। यानी कि ये देखें कि अगर कोई बॉडी इस तरह सर्कल में मूव कर रहा है तो हम कहते हैं जी वो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। इसी तरह जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो उसको हम कहते हैं जी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है जी। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो हम वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी मालूम करना चाह रहे हैं, यानी कि v मालूम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट की मदद से हमें वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू मालूम होती है किसी एक पॉइंट पर। तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो कि उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी को शो कर रहा है टेंजेंट। इसी तरह ये जो n पार्टिकल है अलोंग द डायमीटर मालूम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी को हम v कह देते हैं, लीनियर वेलोसिटी को। तो अगर इसको भी अगर हम इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट किसी वेक्टर से शो करना चाहें तो हम इसको यूँ शो कर देंगे v से, इस तरह। ये इसके लिए एक ये डायग्राम देख लें कि ये पार्टिकल जो p है इस तरह सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि सर्कल में मूव करना, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करना। अगर हम इस किसी पॉइंट पर हम इसकी लीनियर वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो वो हमें उसकी लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू देता है। अब उसके बाद देखें कि अब जाहिर सी बात है जो n पार्टिकल है अलोंग द डायमीटर मूव कर रहे हैं, तो n पार्टिकल की जो ये वाली लाइन है इसको यानी कि इसकी वेलोसिटी की वैल्यू किस तरह वेक्टर फॉर्म में मैं शो कर देता हूँ। यानी कि ये जो लाइन है ये n पार्टिकल की वेलोसिटी को शो कर रही है, यानी कि ये वाली वेक्टर लाइन v, जिसे मैं vn का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से देखें बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल ये vp अगर वेक्टर को हम देखें, vp वेक्टर को देखें बाय हेड टू टेल रूल, तो vp के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। vp के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। अगर हम हेड टू टेल रूल देखें, ये हमारे पास टेंजेंट यानी कि जो पार्टिकल जो कि सर्कल में मूव कर रहा है उसका वेक्टर है, और ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारे पास जो है इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं vp के।
वीपी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हम कह सकते हैं वीपी एक्स है और दूसरा वीपी वाई है। यानी कि पार्टिकल के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा और ये हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस। इस ट्राइंगल से बाय हेड टू टेल रूल आप देख सकते हैं वीपी एक्स और वीपी वाई, वीपी एक्स और वीपी वाई। लेकिन यहाँ से देखें कि पार्टिकल जो है उसका कौन सा कंपोनेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो कि एन पार्टिकल की डायरेक्शन में है, तो वो कौन सा कंपोनेंट है, वो है जी वीपी वाई। ये जो वीपी वाई है, वाई कंपोनेंट है, वो पार्टिकल जो कि अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है वी एन, यानी कि वी एन और जो वीपी वाई इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। यानी कि ये वीपी वाई और जो पार्टिकल n है उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो और हम लिख सकते हैं कि वी एन इज इक्वल टू वी पी वाई। पार्टिकल जो हमारे पास है उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज इक्वल टू द पार्टिकल n, उसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों क्या है, पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है। और इसी तरह हम जानते हैं कि जो कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग होता है वी पी एक्स, वो बराबर होता है वी पी कोस थीटा के, ये हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। और इसी तरह जो वी पी वाई होता है वो बराबर होता है वी पी साइन थीटा, वी पी साइन थीटा, ये वी पी साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला कंपोनेंट है वो पार्टिकल n की डायरेक्शन में है। तो वी एन इज इक्वल टू वी पी वाई। तो वी पी वाई की जगह मैं लिख दूंगा वी पी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है जिस पर हम डिस्कस करते हैं कि ये बात कि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है, रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रा किया था और ये आपका जो रेडियस है जिसे हम x नॉट का नाम दे रहे हैं, और ये जो है वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, इसके दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री का होता है इन दोनों रेडियस और टेंजेंट के दरमियान। लेकिन यहाँ पर देखें ये पार्टिकल p की वेलोसिटी यानी कि टेंजेंट और x नॉट के दरमियान एंगल, टोटल एंगल 90 डिग्री का है। लेकिन हम तो ये वाला एंगल देखना चाह रहे हैं ना कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल है। टोटल एंगल देखें 90 डिग्री है, टोटल एंगल टेंजेंट और रेडियस यानी कि x नॉट रेडियस को शो कर रहा है, यहाँ पर टोटल एंगल 90 डिग्री का है। लेकिन हम तो ये वाला एंगल देखना चाह रहे हैं, ये वाला जो कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, ये वाला एंगल। तो वो हम किस तरह करेंगे कि हम टोटल एंगल 90 में से इस थीटा की वैल्यू को निकाल देंगे। टोटल एंगल 90 में से हम इस थीटा की वैल्यू को निकाल देंगे तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा की बजाय लिख देंगे 90 माइनस थीटा, यानी कि जो कि हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा है। यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि टोटल एंगल में से इस नीचे थीटा वाली वैल्यू को निकाल देंगे। तो वी पी साइन 90 माइनस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम देखते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है कोस थीटा के, वी पी कोस थीटा। और इसी तरह जैसा कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और जो r होता है यानी कि यहाँ पर जो r रेडियस को जो है x नॉट शो कर रहा है, तो r की जगह हम x नॉट लिख देंगे और साथ ओमेगा। तो जो यहाँ पर हम vp, तो vp की जगह हम लिख देंगे x नॉट ओमेगा कॉस थीटा। अब इससे आगे हम देखते हैं जी ट्राइंगल ONP, ONP यहीं से देख लेते हैं जी ONP, ट्राइंगल ONP। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कोस थीटा होता है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस की, बेस ओवर हाइपोटेनियस। जो बेस है वो हमारे पास NP है और जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास OP है। बेस NP और जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो OP है। फ्रॉम द ट्राइंगल ONP, या यहाँ से देख लें ONP, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो NP को NP लाइन से शो करेंगे, यहाँ पर कोई यानी कि हमारे पास नेम नहीं है। और इस तरह जो OP है वो रेडियस को शो कर रहा है जिसे हम x नॉट का नाम देते हैं। और इसी तरह हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस बाय द पाइथागोरियन थ्योरम,
मसला फिसागोरस कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि जो हाइपोटेनियस है OP, ये हाइपोटेनियस यानी कि वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जिसे हम ON का नाम दे रहे हैं यानी कि अमूद, और इसी तरह NP बेस का स्क्वायर। तो ये पैथागोरियन थ्योरम। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है H स्क्वायर यानी कि ON, जिसको यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसको हम X स्क्वायर का नाम दे रहे हैं ON, और इसी तरह जो NP है वो बेस है, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारे पास H स्क्वायर हाइपोटेनियस जिसे हम X नॉट से शो कर रहे हैं, हाइपोटेनियस OP जिसे हम X नॉट स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर NP किसके बराबर आएगा? तो NP बराबर आएगा NP इज इक्वल टू X नॉट स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास NP किसके बराबर आएगा? NP बराबर है X नॉट स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। अब ऐसा करें कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें NP की वैल्यू पुट करते हैं। ये जो NP आया है X नॉट स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इधर पुट करते हैं इस क्वेश्चन में NP की वैल्यू, यानी कि कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? तो यहाँ पर से देखें कि कोस थीटा इज इक्वल टू NP की वैल्यू हम लिख देंगे X नॉट स्क्वायर माइनस X स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर X नॉट आ गया। अब इस कोस थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर हम पुट कर देंगे कोस थीटा की जगह। और यहाँ पर देखें कि हमारे पास वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ रही है? तो वेलोसिटी बराबर आ रही है X नॉट ओमेगा, और जो कोस थीटा है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है? कोस थीटा की वैल्यू है X नॉट स्क्वायर माइनस X स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर X नॉट। तो X नॉट को X नॉट से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी V इज इक्वल टू ओमेगा X नॉट स्क्वायर माइनस X स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये वो वेलोसिटी है यानी कि जिसकी मदद से, यानी कि ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम पार्टिकल n की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट। किसी भी लम्हे इस फार्मूला की मदद से हम जो है वो पार्टिकल जो कि अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है, और तो हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला की मदद से वेलोसिटी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करें तो उसके लिए जो x है उसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं, यानी जो पार्टिकल है बिल्कुल मीन पोजीशन पे है, यानी कि वो A एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ तक पहुँच गया है, डिस्टेंस 0 है, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा x नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द डायमीटर, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है जी, वो देखते हैं जी वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह अब हम ट्राइंगल देखते हैं, ये वाली ट्राइंगल देख लेते हैं ONP, ट्राइंगल ONP। तो यहाँ से देखें एक्सेलरेशन फ्रॉम द ट्राइंगल ONP, तो यहाँ से देखें इस ट्राइंगल में ONP में कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास ON है यानी कि जिसको हमने x से शो किया है, और जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो हमारे पास OP है। तो ON की जगह वहाँ पर देखें कि यहाँ पर A आया है। क्यों A आया है? क्योंकि यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जो n पार्टिकल है उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम A से शो करेंगे, और इसी तरह जो पार्टिकल P है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है उसके एक्सेलरेशन को हम AP से शो करेंगे, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। जो पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है उसके एक्सेलरेशन को हम AP से शो करेंगे, और जो पार्टिकल अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है जिसे हम n पार्टिकल कह रहे हैं उसको हम सिंपल A से शो करेंगे। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। इसी तरह जो हमारे पास ये वाला एक्सेलरेशन है A, इसकी डायरेक्शन भी जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो इसी वजह से ON की जगह वहाँ पर हम A लिख देंगे और OP की जगह वहाँ पर हम AP लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो A है, A यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है
एन पार्टिकल का, एन पार्टिकल का जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे कि साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी कि x और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, x नॉट है। तो यहाँ पर हम यानी कि डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम जो है वो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन थीटा किसके बराबर है, वही ट्राइंगल यानी कि ओ एन पी एक्स ओवर एक्स नॉट। तो इस साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे एक्स ओवर एक्स नॉट। और इसी तरह हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चैप्टर नंबर 5 के जो ए होता है वो आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर जो ए है जो कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, पार्टिकल पी हकीकत में ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ए पी हकीकत में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसको कह सकते हैं। तो ए पी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर आर किसको शो रेडियस किसको को जिससे शो करवाया जा रहा है वो एक्स नॉट है। तो आर की जगह एक्स नॉट लिख दिया और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो ए पी की जगह हम लिख देंगे एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ए पी की जगह आ गया एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स ओवर एक्स नॉट। तो ये एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा और पीछे रह जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर आप देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो जो है वो फॉरवर्ड होता है और जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। यानी कि जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट ऑपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर जो क्या है वो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से शो हो रहा है कि ए यानी कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ऑफ एन पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस इक्वेशन से ये साबित हुआ कि एन पार्टिकल जो कि अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है उसकी जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इस इक्वेशन से ये साबित हुआ कि जो एन पार्टिकल अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो उसकी डायरेक्शन है उसके अपोजिट है यानी कि मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यही मकसद था कि हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर किया और उसकी मदद से हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की वैल्यू निकाली कि हम कैसे किन फार्मूला से हम जो है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको कैसे देख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू को कैसे काउंट कर सकते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने जो सर्कुलर मोशन थी को हमने इस वाइब्रेटरी मोशन के साथ कंपेयर किया। तो इस डायग्राम को अच्छी तरह समझें और साथ साथ नोट भी करें। अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ आएगी तो आप इस बगैर डायग्राम के आप इन जो वैल्यूज़ हैं इनको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो साथ साथ नोट भी करें और साथ साथ अच्छी तरह लिखे भी सही। और जो पॉइंट्स या जहाँ से आपको अच्छी तरह समझ ना आए तो वो पॉइंट आप नोट कर लें। तो फिर और जो व्हाट्सएप पे जो आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं या पिक बना के सर ये वाला पॉइंट दोबारा डिस्कस कर दें तो इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल डिस्कशन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा फेथ उस पर जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।